नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन जो है वो बात करेंगे 12th क्लास को लेके। और 12th क्लास में जो है अपन बात करने वाले हैं हिंदी अनिवार्य विषय की। और हिंदी अनिवार्य में अपनी जो पुस्तक रहेगी वो रहेगी आरोह भाग 2। और इसी में जो अपन बात करेंगे वो पाठ रहेगा अपना पतंग। आलोक धनवा का ये पाठ है पतंग। पतंग ये कविता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि कवि आलोक धनवा ने अपनी कविता पतंग में बच्चे के मन की तुलना कपास से ही क्यों की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये रहने वाला है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं कि कपास या रुई जो है वो कोमल, लचीली, गद्देदार और चोट सहने में समर्थ होती है। बच्चे भी जन्म से ही जो है वो अपने साथ कोमलता लेकर आते हैं। और उनका जो शरीर होता है वो भी बिल्कुल लचीला और जो है मुलायम होता है। और कभी ऊंची यदि वे ऊंचाई से गिर भी जाते हैं तब वो उनको जो है चोट नहीं लगती है। और बच्चों की इसी विशेषता के कारण बच्चों की जो तुलना है वो कपास से की गई है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न जो रहेगा कि कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है। शरद ऋतु का वर्णन जो है वो किस प्रकार किया है, तो इसके राइट आंसर है कि कवि जो है सामान्य बिंबु के माध्यम से शरद ऋतु के आगमन का वर्णन जो है वो करता है। और कवि ने शरद ऋतु रूपी बालक को जो है अपनी चमकीली साइकिल का मतलब यहाँ पर जो है वो प्रकाश रहेगा कि घंटी, घंटी का मतलब यहाँ पर पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है वो रहने वाली है। और चमकीले इशारों से तथा कई पुलों का मतलब है कि वर्षा काल का जो समय था वो एक पुल के समान था, उसको पार करने का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया है। और ये पतंग उड़ाने वाले बच्चों को जो है बुला रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए तीसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। रोमांचित शरीर का जो संगीत है उसका जीवन की लय से क्या संबंध है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति किसी काम में आनंद का अनुभव करने लग जाता है तो उसे जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और उसमें रोमांच जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और उसी रोमांच के कारण जो है काम में जो है लय आ जाती है और उसी रोमांचित क्षण में एक संगीत सा जो है उसे सुनाई देने लग जाता है। इसलिए संगीत का रोमांचित शरीर से जो है वो संबंध बताया गया है कि गहरा संबंध जो है वो इसमें होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूं कि आलोक धनवा की कविता उसके किस एकमात्र काव्य संग्रह से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर है कि दुनिया रोज बनती है। एकमात्र आलोक धनवा का ये काव्य संग्रह है, दुनिया रोज बनती है। और इसी से अपनी जो पतंग की जो कविता है वो ली गई है। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं कि पतंग कविता किस ऋतु की कविता मानी जाती है। तो कौन सी ऋतु का वर्णन जो है इसमें किया गया था। तो आपको बता दें कि शरद ऋतु जो थी उसका वर्णन कवि ने जो है इसमें किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6 कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यहाँ वे शब्द किसके लिए आया है। वे शब्द जो है वो किसके लिए आया है भाई। तो पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं और उनकी जो कोमल भावनाएं हैं उनके लिए इन शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है। चलिए सातवां हमारा प्रश्न जो रहेगा कि पतंग कविता भय और साहस का मिला जुला रूप है। कैसे, भय भी है और साहस भी है, दोनों का मिला जुला रूप कैसे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रहेगा। चलिए याद करते हैं कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊंची छतों और दीवारों पर चढ़ जाते हैं और जहां से गिरने का भय तो हमेशा लगाए रहता है, लेकिन कई बार वे वहां से गिर भी जाते हैं और गिरने के बाद फिर साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में संभल भी जाते हैं। इस प्रकार साहस और भय जो है वो साहस और भय पर जो है वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां हमारा जो प्रश्न रहेगा कि कपास और बालक की भावनाओं में कैसी समानता है। कपास और बालक की जो भावनाएं हैं वो उन दोनों में समानता कैसी है। तो कैसी है भाई, दोनों ही जो है वो क्या है, कोमल है। चाहे कपास की बात करें चाहे बालक की भावनाओं की बात करें, दोनों में ही कोमलता है। चलिए नौवां हमारा प्रश्न रहेगा कि पतंग कविता का मूल भाव आपको लिखना है। तो पतंग कविता का जो मूल भाव है वो है कि पतंग कविता के माध्यम से कवि ने जो है बच्चों की पतंग उड़ाने की उत्साही प्रवृत्ति को यहाँ पर बताया गया है। बाल क्रीड़ाओं और प्रकृति में परिवर्तित सुंदर बिंबों का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। और आसमान में उड़ती पतंगें जो है बच्चों की इच्छाओं की उड़ान को जो है वो गति देती हैं, साथ ही निडर, सावधान व खतरों से खेलने के लिए उत्साही भी बनाती हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा 10वां प्रश्न जो रहेगा कि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा कि 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में जो है आलोक धनवा का जन्म होता है। चलिए हमारे ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। 10 प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको, बिल्कुल आपको याद करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पर जो है बनाए हैं। और भी जो मैं बात करूँ तो जैसे अपने जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी बातें अपन जो है धीरे धीरे कर ही रहे हैं। जितने भाई हो सकेगा मैं उतने क्वेश्चन जो है उनमें से छाँट छाँट के आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं सारे ही करवा रहा हूँ, कुछ उनमें अलग जो है वो नहीं बता रहा हूँ। जितने क्वेश्चन उनमें आए हैं उन सभी का जो है सोल्यूशन करवा रहा हूँ। और अपने लिए जरूरी भी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि उन प्रश्नों में से भी जो है प्रश्न उठ के आते हैं। अब अगर जैसे मैं बहुत सारे प्रश्नों की बात करूं तो उसमें 5-5, 7-7 बार जो है एक एक प्रश्न भी आया है। तो इन प्रश्नों को याद करना भी बहुत जरूरी है और यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से अच्छा आपको याद हो रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।